Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of December 2025. 27 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक करें। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। कंटेंट अच्छा है, तारीफ करते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। हैबिट बना लीजिए इसकी कि अगर वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। जिस समय अच्छा लगे उसी समय लाइक करें, है ना। तो ठीक है, मैं कहता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी अपना रोल प्ले करें। प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने रहते हैं। तो दो क्वेश्चन आज मैंने उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। भारत के कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 8 या 9, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सवाल अगेन। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच मॉडल। आपको बताना है कि कौन से मॉडल पे बेस्ड था सेकेंड 5 ईयर प्लान। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हैरड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गांधीयन मॉडल या किनीजियन मॉडल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के जवाब आप करिएगा, एंड में मैं आपको एक बार आंसर बता दूंगा। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है, सेंटर्स एक्सपर्ट्स हैड फेल्ड टू डिफाइन अरावली फॉर ओवर अ ईयर बिफोर सुप्रीम कोर्ट वार्निंग। तो यहाँ पे अब बात चल रही कि कैसे अरावली की जो डेफिनेशन तक बात पहुंची वो कैसे पहुंची। तो ऑथर ने कहा, इट वॉज ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वार्नड ऑफ इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले इनको बोल रखा था कि आप कमेटी बनाएं, कमेटी बना करके अरावली को डिफाइन करिए। ठीक है, 1 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से फटकार लगाई और बोला कि आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई सब कमेटी बना दी जो कि अगस्त 2025 में बनी है। ठीक है ना। अ न्यू सब कमेटी वॉज फॉर्म्ड विच वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 2025। अब अगस्त 2025 में आपने बनाई, उसके बाद आपने आपाधापी में जल्दी जल्दी में अरावली को डिफाइन करना शुरू कर दिया। और आपने किस चीज़ पे फोकस किया, एक ऐसी डेफिनेशन पे फोकस किया जो कि 2019 की नेशनल मिनरल पॉलिसी से अलाइंड रहे, है ना। 2019 की नेशनल मिनरल्स पॉलिसी से अलाइन करने के लिए, ताकि जो माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि नेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगी, वो कहीं डिस्टॉर्ट ना हो जाए। तो दैट वाज द रीजन वाई ऐसी डेफिनेशन चुनी गई। ठीक है ना, केवल और केवल नेशनल मिनरल पॉलिसी के साथ उसको अलाइन करने के लिए, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। ठीक है ना। तो फॉर दैट रीजन दे हैव डन दैट डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि हिल्स दैट आर हायर देन 100 मीटर्स, है ना। केवल 100 मीटर से ऊपर के जो हिल्स रहेंगे वही प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम द माइनिंग, क्योंकि इन्हीं को अरावली माना जा रहा है। ऑथर ने क्या है कि देखो, इससे क्या ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, बहुत बड़ा जो स्ट्रेच है, अब ये 700 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है जो कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे एरिया को कवर करता है अरावली वाला। तो इसमें बहुत सारा पार्ट है, मेजर चंक जो है वो 100 मीटर से नीचे का ही है। और ऐसे में फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरोडेड है, 100 मीटर तो बचे भी नहीं होंगे बहुत जगह, तो ये ऑलरेडी इरोडेड है। ऐसे में फिर माइनिंग और डिग्रेडेशन का खतरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने ये बोली है कि जो अरावलीज हैं, कई बार इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होगा। अगर आप 100 मीटर की डेफिनेशन लेते हो, 100 मीटर वाली डेफिनेशन लेते हो, तो इसमें क्या क्या एरर्स होंगी, इंक्लूजन एरर होगी, मतलब बहुत सारे रीजन्स जो हो सकता है अरावली के अंदर ना हो बट 100 मीटर के ऊपर होने के कारण अरावली में गिने जाए, और बहुत सारे ऐसे रीजन जो हो सकता है 100 मीटर से ऊपर ना हो पर अरावली हो, तो एक्सक्लूजन एरर भी हो जाएगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर द इश्यूज जो कि ये हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन, है ना। तो अरावली केवल और केवल एलिवेशन नहीं है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अरावली केवल एलिवेशन नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। इसमें जियोलॉजिकल आपको देखना पड़ेगा, उसका इकोलॉजिकल रोल आपको देखना पड़ेगा, जो अरावली का रोल है वो प्ले कर रहा है कि नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट हैव बीन सीन, बट ये देखी नहीं गई। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो ये इशू काफ़ी उठा हुआ है और अरावली को बचाना भी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो माइनिंग के लिए ऐसा कर रही है, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। एक न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ ऑन AIR की आई थी, तो मैं वो आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Israel becomes first country to formally recognize Somaliland as an independent nation। तो इसराइल पहली कंट्री बन गई है जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, है ना। तो ये सोमालिया से अलग होने वाला पार्ट है, मतलब अलग नहीं हुआ है अभी तक। 1991 से इन्होंने अपना एक अलग वो बना के रखा हुआ है सोमालीलैंड ने कि नहीं, हम अलग कंट्री हैं, हम अलग अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, हम अपने अलग वो पासपोर्ट बनाते हैं। लेकिन सोमालिया उसको एक मानता है, बहुत सारी कंट्रीज उसको एक मानती है,
मानती है, कोई उसको अलग नहीं मानता सोमालीलैंड को। लेकिन अब इजराइल पहली कंट्री बन गई जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज अ सेपरेट कंट्री। थोड़ा आपको यहाँ पे मैप दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये देखो आपको सोमालिया दिख रहा होगा जिसका मोगादिशु कैपिटल है। इसके 3 पार्ट है सोमालिया के ही। सोमालिया वाला पार्ट तो है ही, उसके बाद एक पंटलैंड इसका एक प्रोविंस आता है, पंटलैंड प्रोविंस है, और दूसरा देन सोमालीलैंड आपको ऊपर दिख रहा होगा। सोमालीलैंड जो कि बॉर्डर कर रहा है वहाँ इथियोपिया से और यहाँ पे जिबूती वाले पार्ट से टच कर रहा है। गल्फ ऑफ एडन, तो गल्फ ऑफ एडन में ओपन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोमालीलैंड एक्चुअली में। तो सोमालीलैंड अपने आप को अलग मानता है, सोमालीलैंड अपने आप को अलग मानता है, लेकिन सोमालिया ऐसा नहीं मानता है। प्लस जैसे इजिप्ट हो गई या ऐसी जिबूती हो गई, ऐसी कंट्रीज भी इसको अलग नहीं मानती हैं। बट अभी इजराइल जो है दैट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज अ सेपरेट नेशन। तो अब देखते हैं इससे क्या क्या इश्यूज होंगे, बट ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 23 दिसंबर का दिन जो होता है वो नेशनल फार्मर्स डे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये तीसरी न्यूज थी जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो एक न्यूज आई यहाँ पे मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन इज अ सक्सेसफुल कॉस्ट इफेक्टिव टूल से सीजीआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि मीडिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सक्सेसफुल टूल है और कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। अब हम देखते हैं होता क्या है। देखो होता ही है जुडिशरी में कि नॉर्मल एक जुडिशियल सिस्टम है अपना, है ना, जहाँ पे आप केस करते हो, केस फाइल होता है, फिर उसके बाद हियरिंग होती है, उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो कोर्ट्स में होता है, जो ट्रेडिशनल वे हो गया, कन्वेंशनल वे हो गया। अब क्या होता है आजकल अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म भी आ गए हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म मतलब कि जैसे मान लो कोई फैमिली इशू है, सेटलमेंट का इशू है, मैरिज डाइवोर्स ऐसे वाले इशूज हैं, तो कई बार कोर्ट क्या करता है, अगर कोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग है ये, तो वो फिर उसको क्या कहता है मीडिएशन पैनल के पास भेज देता है। इनको हम बोलते हैं एडीआर। एडीआर यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि कोर्ट्स के अलावा जो अल्टरनेटिव्स हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो तो उसमें मीडिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मीडिएशन होता कैसे, देखो तो मीडिएशन का जो मतलब है बेसिकली ये है, देखो सेक्शन 89 सीपीसी जो था पहले हमारा, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड जो था, उसके अंदर सीपीसी के अंदर सेक्शन 89 था जो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स बताता है। उसमें मैकेनिज्म्स आते हैं आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल स्टेट सेटलमेंट एंड लोक अदालत। ये 5 तरीके हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। उसमें मैं आपको आज मीडिएशन बताऊंगा। मीडिएशन का बेसिकली मतलब होता है एक वॉल्यूंटरी पार्टी सेंटर्ड स्ट्रक्चर्ड निगोसिएशन प्रोसेस। याद रखेगा, इट्स अ वॉल्यूंटरी। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वॉल्यूंटरी, यानी कि जो दो पार्टीज हैं जब तक वो चाहे तब तक ही मीडिएशन की प्रोसेस होगी। अगर उनमें से एक भी पार्टी चाहती है कि मीडिएशन की प्रोसेस बंद हो जाए तो वो मीडिएशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। मतलब कि ये टोटली वॉल्यूंटरी होती है, आपके ऊपर होता है कि आप करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। नहीं करवाना चाहते तो तुरंत बंद हो जाएगा। दूसरी पार्टी सेंटर्ड होता है। पार्टी सेंटर्ड मतलब कि जब तक दोनों पार्टी कंसेंसस ना बनाए तब तक कोई भी डिसीजन फोर्स नहीं किया जा सकता है ना, कोई भी डिसीजन फोर्स नहीं किया जाता। याद रखिएगा, जैसे जो भी डाइवोर्स के मैटर्स होते हैं ना, जैसे इसमें लिखा भी है कि जो भी डाइवोर्स के मैटर्स होते हैं, जैसे कि उसमें कितना सेटलमेंट किस पार्टी को देना है, ये चीज फिर मीडिएशन में ही जाती है ना। कोर्ट्स में कोर्ट के अंदर ये जिरह नहीं होती है। जैसे आपका डाइवोर्स का जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसके साथ फिर ये मीडिएशन में जाएगा कि किस किस पार्टी को कितना पैसा मिलना है या जो भी है वो पूरा फिर मीडिएशन में सेटल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मीडिएशन में कोर्ट अपनी न केवल मतलब कोर्ट अपना बर्डन तो कम करता ही करता है, बल्कि ये अच्छा मेथड है क्योंकि ये पार्टी सेंटर्ड है। यहाँ पे जब तक दोनों पार्टी नहीं कंसेंसस बनाती हैं, दोनों पार्टी जब तक नहीं सेटिस्फाइड रहती हैं, तब तक वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट मानी जाती है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट डिसीजन के। और हाँ, वो जब भी चाहे तो इस प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं पार्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे सीजीआई ने ये भी बताया कि एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, मीडिएशन फॉर नेशन। मीडिएशन फॉर नेशन इनिशिएटिव है एंड इट इज देयर टू प्रमोट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाया मीडिएशन चैनल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। तो भारत का जो मलेरिया एलिमिनेशन का गोल है उसको थ्रेटन कर रहा है एक स्पीशीज। किसका स्पीशीज? एक मॉस्किटो स्पीशीज। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो मलेरिया है वो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, लेकिन उसका वेक्टर होता है। वेक्टर कौन होता है उसमें?
मॉस्किटोज में वेक्टर होता है। और इन्वेजिव वेक्टर एनोफिलीज स्टीफेंसी, याद रखिएगा जो ये इन्वेजिव वेक्टर की बात चल रही है जिस मॉस्किटो की, वो है एनोफिलीज स्टीफेंसी। इसको एक इन्वेजिव वेक्टर माना जाता है, याद रखिएगा। इट्स अ स्पीशीज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन्वेजिव थ्रेट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू थ्राइव इन अर्बन इन्वायरमेंट, है ना, याद रखिएगा। ये अर्बन इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी थ्राइव करता है एनोफिलीज स्टीफेंसी। और कहाँ कहाँ थ्राइव करता है? बेसिकली कंटेनर्स में, जैसे टैंक हो गया, टायर्स हो गए। यहाँ जो मॉस्किटो आपको मिलते हैं ना टायर के अंदर, कंटेनर्स के अंदर, तो वो बेसिकली एनोफिलीज स्टीफेंसी ही होता है। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पैरासाइट जो होते हैं उनको फैलाने का काम करता है। तो मैंने बताया कि ये जो पैरासिटिक डिसीज होती है वैसे मलेरिया, लेकिन इसमें वेक्टर होता है मॉस्किटो। तो यहाँ पे हमारा गोल है कि हम 2030 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं मलेरिया को। वो हो सकता है गोल बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव मॉस्किटो ना पूरा हो पाए, तो ऐसा अभी लग रहा है। लेकिन वी हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, हमने केसेस को बहुत कम कर दिया है। 11.7 लाख केसेस हुआ करते थे मलेरिया के 2015 में, अब 2 लाख के आसपास केसेस बचे हैं, है ना। और इसके अलावा एक और टारगेट हमारा, इंटरमीडिएट टारगेट है कि 2027 तक हम इंडिजिनस केसेस को जीरो करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट गोल हमारा ये है कि इंडिजिनस केसेस 2027 तक जीरो करना चाहते हैं, WHO की स्ट्रेटेजी से अलाइन करने के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। एक एडिटोरियल जो आज का है वो है सोशल स्कूर्ज, जो कि चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको बताता हूँ, चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है बाय 2030। इंडिया वांट्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। इसकी क्या प्रोग्रेस है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये SDG टारगेट के अंदर क्या भी आता है, जो हमारा SDGs है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इंडिया ने भी कमिट किया कि हम 2030 तक चाइल्ड मैरिज खत्म कर देंगे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी हमने चलाया, विच इज 100 डे अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, है ना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज होती हैं वो होती हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। डिक्लाइन हालांकि चाइल्ड मैरिज में देखा गया है, बट अभी भी हो रही है, अभी भी प्रिवेलेंट है। इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? ऑब्वियसली बात है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि न केवल हेल्थ का इम्पैक्ट होता है, चाइल्ड मैरिज के बाद जब उसकी मैटरनिटी होती है तो उसमें भी जो मदर रहती है एंड चाइल्ड रहता है, दोनों की जान को खतरा रहता है। एजुकेशनल इश्यूज होते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, जॉब नहीं मिलेगा, लाइवलीहुड इश्यूज आएंगे। ऑब्वियसली बात है, ये सारे इश्यूज हैं। तो ऑथर ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमको दूर करनी पड़ेगी। कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्कूल्स में जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ रखो ताकि लड़कियां स्कूल जाने में सुरक्षित महसूस करें। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करो स्कूलिंग में ताकि उनको जाने जाते बने। पॉवर्टी और जेंडर इनइक्वालिटी को टैकल करना है, अवेयरनेस कैंपेनिंग करनी है ना। पॉवर्टी को भी टैकल करवाओ और जेंडर इनइक्वालिटी को भी टैकल करवाओ। इसके अलावा लॉज जो इतने आपके बने हुए हैं, काफ़ी बने हैं, लेकिन उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराओ। जैसे ऑथर ने कहा कि आपके पास प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बन गया था, है ना, लिखा ना, लीगल एंड हेल्थ कंसर्न्स की प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का बना है, बट अभी भी इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। लॉ अभी भी अंडर यूज्ड है। पॉक्सो में भी दूसरा इशू है कि पॉक्सो में इतनी हार्श पनिशमेंट है कि कई बार लड़कियां जो है वो बताने से ही घबराती हैं, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन रहता है उनको, तो उनको वो भी नहीं बताती हैं। तो अनसेफ अनरिपोर्टेड एस्केप्स होते हैं कई बार अंडर एज गर्ल्स के लिए, और फिर शादी करा दी जाती है उनकी, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, फैमिली प्रेशर में जो भी है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑथर ने ये भी बताया कि जो चाइल्ड मैरिज है इट इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू पॉवर्टी एंड एजुकेशन। मतलब जहां पे भी पॉवर्टी होगा और पढ़ाई लिखाई कम होगी ना, वहां चाइल्ड मैरिज के केस ज्यादा है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, ऑथर ने जो बताया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल अच्छा एडिटोरियल था, समझ में आने वाला। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे नॉर्म्स फॉर ओपनिंग कोल माइंस नोटिफाइड। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें नोटिफाई क्या क्या नॉर्म्स है वो नहीं था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे, चलो इसको छोड़ सकते हैं अपन हम। ओके, सो यू कैन मूव अहेड विद मी। रोहिंग्यास के बारे में आया था, तो रोहिंग्यास आपको बता दूं कि एक माइनॉरिटी हुआ करते थे। कहाँ पे माइनॉरिटी थी? ये म्यांमार में थे,
है ना। म्यांमार में जो ये रहते थे, ये रखाइन स्टेट में रहते थे, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में। फिर 2017 में इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चालू हुआ और वहाँ से फिर ये रेफ्यूजी बन के भागना शुरू किए और बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेश में आज ये लगभग रह रहे हैं 8,000 आई थिंक एकड़ का एक एरिया है जहाँ पे कॉक्स बाजार कहते हैं जिसको, और कॉक्स बाजार में 8,000 एकड़ इनके लिए निकाला गया, बट दैट इज़ वेरी शैबी कंडीशन, बहुत ही पुअर कंडीशन में है वो। और यहाँ पे ये रह रहे हैं एंड दे हैव फेस्ड जिनोसाइड ऑल्सो इन रखाइन स्टेट, रेप, एग्जीक्यूशंस, आर्सन्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में आती है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में आती है ये। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।